नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सीधा सवाल संडे स्पेशल में आज एक अहम सवाल ये, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये एबीपी का एक 20 साल पुराना शो भी है, हमारा सबसे लोकप्रिय शो में से एक शो, उसका नाम भी यही है और यही आज सवाल भी है। महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत हुई है भाई, 288 में से 235 सीटें जीत गई। बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 90% का। ऐसा प्रदर्शन बीजेपी ने नहीं किया है महाराष्ट्र में कभी भी। और विपक्ष की हालत तो यह कि नेता प्रतिपक्ष भी चुनने की उनकी वक़्त नहीं है, वो नंबर्स नहीं है, वो आंकड़ा नहीं है। तो मतलब फिर तो बड़ा आसान सा खेल हो जाना चाहिए भाई। इतनी जबरदस्त जीत, ऐसा जनादेश हासिल हो गया तो अब सरकार बनाइए, चटमंगनी ते पट ब्या। और खबर यह आ रही थी कि कल 25 या 26 नवंबर को, कल या परसों में शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, सरकार का गठन भी हो जाएगा। वैसे भी विधानसभा स्थापित भी करनी है, 26 नवंबर तक सरकार बनाना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये हो जाना चाहिए। अब खबर आ रही है नहीं, आने वाले हफ्ते के अंत तक ही ये बातें होंगी। विधायक दल के अभी नेता मिलेंगे, दिल्ली में भी बातचीत होगी। तो अब ऐसे में सवाल ये हो जाता है, अजित शिंदे और फडणवीस में कौन 19 कौन 20, पेच कहां पर आ गया। शिंदे मुख्यमंत्री थे जब यह चुनाव लड़ा गया। सबसे बड़े चेहरा बीजेपी, जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, देवेंद्र फडणवीस है, 5 साल मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अजित पवार को लेकर छगन भुजबल, जो खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं भाई अजित पवार का भी नंबर आ सकता है। और आज संडे मना रहे हैं, सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो अंदर खाने कुछ खेल हो रहा है क्या? खेल की कुछ परतें खोलूंगा और राजनीतिक मायने क्या होंगे, असरात क्या होंगे, अलग अलग नामों पर हम विश्लेषण भी करने वाले हैं। तो ऐसे में 7303622833 पर आप अपनी राय भेजिए, अपने सुझाव भेजिए और अपने सवाल भेजिए। तो जबरदस्त जीत हासिल की है महायुति ने, बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ने महाराष्ट्र में चारों खाने चित कर दिया। महाविकास अघाड़ी की गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और ये जो वी का साइन लगातार जो नेता वहां पर दिख रहे हैं, ये कहानी अपने आप में बयां कर रही है। तो सरकार का गठन तो तय है, कोई इफ्स एंड बट्स हैं ही नहीं। पर यहां तो बहुत बड़ा इफ आ गया है और बट भी आ गया है, और वो है कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब अभी नहीं मिल रहा है। हर कोई चुप्पी साधे बैठा है। जहां कयास कल ये लगने लगे थे, जब दोपहर में ये साफ हो गया था कि महायुति की सरकार बन रही है, तो 25 या 26 को जी शपथ ग्रहण हो जाएगा और सरकार अपना काम शुरू कर देगी। लेकिन अब खबर यह आ रही है, और मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद आज वो मेरे साथ जुड़ेंगी भी, उन्होंने खबर यह दी है कि अभी तो ये आने वाला हफ्ता वीकेंड तक ही तय होगा सरकार के गठन का मसला, यानी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये 2-4 दिन अभी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। तो ये पेंच कैसे आ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 50 साल में, महाराष्ट्र के 50 साल के, पिछले 50 साल के इतिहास में सबसे निर्णायक जनादेश आया है। 1967 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में कि कोई भी नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति में नहीं है। भाई 10% कम से कम आपको सीटें चाहिए, 288 मतलब 29 चाहिए। ना कांग्रेस, ना शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, ना एनसीपी शरद पवार गुट, कोई 29 सीट भी नहीं ले पाया।
लगातार तीसरी बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 5 साल देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी 149 सीटें लड़ी, 132 सीटें जीत गई, 89% का स्ट्राइक रेट। बीजेपी ने अपने महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में कभी यह आंकड़ा हासिल नहीं किया। एक बार 122 सीटें जीती थी। तो कॉमन सेंस कहता है कि भाई देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े चेहरा, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और कल तो मियां बीवी बच्चे समेत वो एमबीबीएस जो होता है ना, पूरा परिवार ताल ठोकते हुए दिखाई भी दिया था। बेटी भी सामने आई, धर्मपत्नी भी आई, और मां ने तो कह दिया सबसे ज्यादा मेहनत की है भाई देवेंद्र ने, वो तो मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कल 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 2:45 बजे ही पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस ने कर दी थी। तो उसमें संकेत संदेश ये साफ दिख रहे थे कि वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो आज यकायक सब चुप्पी साध कर क्यों बैठ गए? और अजित पवार वाली एनसीपी अपने विधायक दल की बैठक कर रही है, अजित पवार को नेता चुना जा रहा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी अपनी बैठक कर रही है विधायक दल की, एकनाथ शिंदे को नेता चुना जा रहा है विधायक दल का। और अब खबर ये आ रही है कि तीनों जो ये बड़े चेहरा हैं, इनको दिल्ली में भी अब मुलाकात करनी होगी। भाई मुलाकात करनी है तो देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आएंगे। द बिग टू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा भी साथ में बैठेंगे और फैसला ले लिया जाएगा। बीजेपी पहले भी सबसे बड़ी पार्टी थी। ये 2.5 साल की जो महायुति की सरकार चली, जब शिवसेना 2 फाड़ हुई तो उसमें भाई 2 फाड़ करके एकनाथ शिंदे आए थे तो उनको बना दिया था। चलिए, ये दरिया दिली थी। पर अब बीजेपी का आम कार्यकर्ता कहेगा इतनी बड़ी जीत आपको दिलाई है, 10 में से 9 सीटें हमने जीती हैं, और कांग्रेस का तो इतना बुरा हाल कर दिया, 75 सीटों में सीधे सीधे कांग्रेस के साथ हमारी टक्कर थी, 64 सीटें हम जीत गए, तो हमारा तो मुख्यमंत्री होना चाहिए। पर कहीं पेंच आ गए हैं क्या? और क्या एक धड़ा है बीजेपी में जो नहीं चाहता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने? अब इसकी 2-3 परतें हैं, वो उतारने की जरूरत हो जाती है। पहली बात तो ये कि केंद्र में गठबंधन की सरकार है। बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा नहीं ले पाई, तो गठबंधन धर्म जरूरी भी है और मजबूरी भी है इस वक्त। और बीजेपी को फिर से बड़े भाई की भूमिका और दरियादिली दिखाते हुए एकनाथ शिंदे, क्योंकि वो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री हैं और उनके अंडर ही ये चुनाव लड़े गए, तो जी एकनाथ शिंदे को चलने दीजिए। 2.5 साल का फॉर्मूला भी हो सकता है क्या? और देवेंद्र फडणवीस, क्योंकि उनका भी अहम योगदान था इस जीत में, उनको और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। अध्यक्ष पद का पद भी तो खाली हो गया है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। पर देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहेंगे या सूबे के मुख्यमंत्री? छोटा मोटा राज्य नहीं है महाराष्ट्र, सीटों के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य, और व्यावसायिक राजधानी है मुंबई देश की, महाराष्ट्र की राजधानी तो है ही। या एकनाथ शिंदे, क्या उन्हें केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा? एकनाथ शिंदे केंद्र में क्यों आएंगे? क्या करने आएंगे? और एकनाथ शिंदे और अजित पवार साथ में जुड़ जाएं तो क्या बीजेपी के लिए दिक्कत कर सकते हैं? आंकड़े तो यहां तक भी कहते हैं भाई 132 सीटें बीजेपी की हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स को साथ ले आए, कुछ इस्तीफा दे दें, संख्या घट जाए, बीजेपी अपने दम पर सरकार भी बना सकती है। पर क्या वो जोखिम लेगी? केंद्र में इसके संकेत कुछ और जाएंगे। फिर मराठा और गैर मराठा कार्ड भी आ जाता है। एकनाथ शिंदे मराठा चेहरा है,
बहुत जगह है, हरियाणा में जाट नॉन जाट करके तीसरी बार सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हुई है। महाराष्ट्र में वो करना चाहेगी क्या? या मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी गले की हड्डी बन सकता है तो एक नाथ शिंदे को बनाए रखिए कुछ दिनों के लिए, और इसमें एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। बीएमसी के चुनाव वो पता नहीं कितने महीनों से, साल से ऊपर हो गया, टल रहे हैं, टाले जा रहे हैं। अब वो चुनाव भी कराने हैं तो वहां एक नाथ शिंदे पर दांव खेलना ज्यादा बेहतर होगा क्या? उनकी मुंबई में ज्यादा गूंज है क्या? और उद्धव ठाकरे गुट को बिल्कुल ही अस्तित्व उसका खतरे में लाना क्या शिंदे पर दांव खेलकर ज्यादा आसान हो जाएगा? तो बहुत सारे व्हील्स विद इन व्हील्स हैं, और इसीलिए एक अजीबोगरीब सा सन्नाटा सा, चुप्पी सी, खामोशी सी छाई हुई है कि राजनीतिक गलियारों में मुंबई के महायुति के नेताओं के घर के बाहर भी। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिना लार लपेट के, बिल्कुल सीधा, पॉइंटेड। और शिंदे, पवार, फडणवीस, कौन 19 कौन 20? और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके राष्ट्रीय महासचिव भी हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े, और अब इन्होंने ये तो साबित कर दिया असली ये हैं। वो तो चुनाव आयोग ने मान्यता दे दी थी, वो कानूनी पहलू अलग, जनता की अदालत में भी अब ठप्पा लग गया है कि असली एनसीपी अजित पवार गुट है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट है। और साथ ही साथ दीपक झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मेरी सहयोगी मेघा प्रसाद मुंबई में ही डटी हुई हैं और लगातार एक के बाद एक खबर भी ब्रेक कर रही हैं। पर वो खबर की तफसील में जाऊं उससे पहले, अरे भाई ये तो इतनी बड़ी जीत महेश, तो चटमंगनी तपट ब्याह होना चाहिए था, सीधी सरकार बननी चाहिए थी। और यहां तो एक खामोशी साधे बैठे हैं आप लोग। इसको खामोशी नहीं कहते हैं। अच्छा, ये उस तरह का कहानी नहीं है जो कर्नाटक में आपने देखी कि महीनों तक जो है आपस में डी शिव कुमार और सीतारामैया लड़ते रहे। हाँ, हाय तोबा मचता रहा, एक पार्टी के ही अंदर जो है हाँ, किस प्रकार की लड़ाई और झगड़े रहे। ये उस तरह की खामोशी नहीं है। एक विधि विधान होता है, एक तौर तरीका होता है। जब संवैधानिक पद पे जब व्यक्ति जाता है उसके चयन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत जो है तीनों पार्टियों के जो नेता हैं उनके विचार भी स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रहे हैं। वो ऐसा भी नहीं है कि मतलब कहीं इसमें क्या विचार, सबसे वो बड़ी पार्टी 89% स्ट्राइक रेट वाली बीजेपी, अपने इतिहास में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपने सीटें ली, तो आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसमें ना कहीं नैतिकता, ना कोई दरियादिली, इसमें कोई तकाजा नहीं आता। अच्छा संदीप भाई, किसी ने आपसे कब ये कह दिया या आपके संवाददाता से ये कब किसी ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या बल है वो इस लायक नहीं है? या पार्टी जो है पहले भी जब डिसाइड की तो कल परसों में हो जाना चाहिए था, ये वीकेंड तक, ये अगले 5-6 दिन क्यों खिंचता दिख रहा है? ये टाइम बाइंग क्यों हो रही है? टाइमलाइन लंबी क्यों हो रही है? बिल्कुल आपके, हाँ, ये इससे एक अच्छा है। इस बात के लिए मैं साधुवाद आपको दे सकता हूँ कि भाई कुछ हद तक आपकी जो है इतना प्रचंड, इतना ऐतिहासिक जीत के बाद भी अगर इसमें समय लग रहा है तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं दर्शक या देश की जनता को ये पता चलना चाहिए कि भाई कारण क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की चीजों को लेकर एक भ्रम फैलाया जाए। हाँ। जैसे अभी थोड़ी देर के लिए भ्रम में आप भी हैं कि भाई चट मंगनी और पट ब्याह क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। ऐसी चीज क्यों नहीं की जा रही है? कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है? पेच कहाँ है? जो ये चिंता आपकी है, पेच कहाँ, पेच फंसी है तो उसको निकाला जाए। तो सवाल बीजेपी में ही दो गुटों में तो नहीं है, दो धड़े तो आपस में जोर आजमाइश नहीं कर रहे हैं। एक धड़ा नहीं चाहता कि देवेंद्र फडणवीस बने। देखिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये जो हक है, ये जो अधिकार है, जैसे आपको एक एंकर के नाते, एक पत्रकार के नाते ये अधिकार है कि आप सवाल पूछिए। मैं आपसे
यहाँ गेस्ट बन के या बीजेपी का प्रतिनिधि बन के मैं आपसे सवाल करूं तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये स्पष्ट है कि वहां जो एक संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है, जिसके जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है और तमाम पार्लियामेंट्री बोर्ड के और 3 सदस्य हैं, वो मिलकर ये तय करते हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा वहां पे। और देवेंद्र फडणवीस जी वहां विधायक हैं, केंद्र में डिप्टी अब चीफ सही मिनिस्टर है। मायने में गठबंधन सरकार है। पहली 2014 की सरकार, 2019 की महेश, वो दरअसल मैं कहता हूं मोदी 1.0, मोदी मैं 2.0 थी। ये एनडीए 3.0 है। ये आड़े आ रहा है क्या? इसी के चलते बहुत सारे कंडीशंस भी अप्लाई हो रहे हैं बिल्कुल कि भाई आपने, ये हाँ, करेंगे तो ये घटक क्या सोचने लगेंगे। ये ये आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहीं रखा होता तो एक और क्लैरिटी आती कि आप जो पूछना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई यहाँ जो 6-7 जो शिंदे साहब के सांसद हैं, अगर आप उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं तो वो बिदक के भाग जाएं या वो कहें कि भाई हम आपके साथ नहीं रहेंगे नहीं और नहीं, उनके सेंटर में जो बिदकने है की नहीं, नीतीश सरकार को कुमार ना खतरे में पड़ बिदकने जाए। लगे। अभी आंध्र प्रदेश चाहे के मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू भी है वो नायडू, लोग अभी वो आंध्र प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक पेंच अभी फंसे हुए हैं। अडानी गुट को लेकर वो 1750 करोड़ की घूस उधर किसे दी गई, वो अभी जांच कराने को तैयार नहीं। उसमें कई पेंच हैं, वो ना इस बिदक तरह के जाए कि अरे अच्छा आपने घटक को हटा दिया, वहां पर इनकम्बेंट मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाना चाहिए था। देखिए पॉलिटिकल साइंस के अगर कोई विद्यार्थी होगा या पॉलिटिशियन होगा, उसको अच्छी तरह से मालूम होगा कि जब इस तरह के जनादेश होते हैं तो उस जनादेश का जो है सम्मान करेगा कोई पर आदमी, कल तो अपमान ऐसा नहीं लग रहा करेगा। था देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल स्वाभाविक है। साफ संकेत संदेश दे रहे हैं कि हाँ भाई आप अब जो मेरा बात नंबर कह आ रहे गया। हैं सबकी, मैं कह रहा हूँ देवेंद्र जी का हक बनता है, बनता है ना। उनके नेतृत्व में स्वाभाविक है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो अपने हक के अधिकार अपने कर्तव्यों के तहत उन्होंने निर्वहन किया, उनका आज अधिकार बनता है कि वो उन कुछ कहें वंचित नहीं पार्टी होना के चाहिए पास। ना। उनको बिल्कुल मैं जबरदस्ती कह उप रहा हूँ मुख्यमंत्री बनने के लिए भी मजबूर किया गया। वो तो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, वरना कह दिया था भैया रखो, मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना। देवेंद्र जी, फिर कहा गया उन्हें देवेंद्र तो वो बड़े भारी मन से उप मुख्यमंत्री बने थे। संदीप भाई, देवेंद्र जी की पृष्ठभूमि आप नहीं जानते हैं, अच्छा, नहीं मैं जान, जानता मैं हूँ तो बिल्कुल ही नादान हूं। जिनकी, हाँ मैं, आप नादान नहीं है, आपको हो सकता है वो जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके पिताजी वो पार्टी में या संघ में वो लोग इसलिए नहीं आए कि उनको मुख्यमंत्री का कोई ध्येय या उद्देश्य लेकर आए थे। अच्छा अच्छा वो अच्छा। जब चीफ मिनिस्टर बने तब भी उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना था वो उसको भी सहर्ष स्वीकार किए। उनको कहा जाएगा भाई मंत्री बन जाओ तो भी सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। वो कह रहे हैं, उनको कहा जाएगा कि आप विधायक बन के चुपचाप रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक संस्कार है, जो विचार है, उसको आप किसी भी तरह से, हमारे यहाँ यही कहा जाता है, हमें यही सिखाया जाता है कि उनकी जो आपको माँ भी आदेश कल दिया कह गया रही उसको पालन थी, करना है। धर्म पत्नी और बिटिया के बारे में तो मैं क्या बोलूं, माँ भी कह रही थी कि देवेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री वो बनने चाहिए। अच्छा, आपकी माँ आपके लिए क्या इच्छा प्रकट की होंगी? अगर कभी आप होनहार तरीके से अभी भी पत्रकारिता किए हैं और होंगे तो अभी भी इनके बहुत इच्छाएं संपादक, प्रकट करती तो हैं। वो हर एक माँ की इच्छा होती है। आप सारी माओं की तरह उनके माँ को भी आप कहीं ना कहीं इस बात के लिए साधुवाद दीजिए कि संदीप और भाई की वो बाकी ऐसी माँ नेताओं है की भी इच्छा होती है। ब्रजमोहन भाई, छगन भुजबल कह रहे हैं कि अजित पवार भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये मतलब द गेम इज वाइड ओपन, अंग्रेजी में वो कहते हैं ना, अभी खेल खुला हुआ है क्या? गांव बस गया। एक वो कहावत ये है, और आप जानते हैं वो देसी भाषा वाली कहावत, गांव बसा नहीं मंगते आंट गए। अब तो गांव बस गया, अच्छा खासा गांव बस गया, पर गला गला मंगते भी आंट गए। संदीप जी, आपकी संभावनाओं से भरे हुए पूरे उद्बोधन को मैंने बहुत गंभीरता से सुना है। हाँ। और मैं सिर्फ उसके लिए धन्यवाद ही दे सकता हूं आपको, क्योंकि आपने बहुत से ऐसे आयाम भी बता दिए जिनकी तरफ हम लोगों ने भी नहीं सोचा है। अच्छा। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि सबसे पहले तो एनडीए के इस गठबंधन को आपको समझना होगा। ये बहुत ही दूसरे गठबंधनों से अलग, ये एक परिपक्व गठबंधन है। इसमें जो राजनेता हैं ज्यादा परिपक्व हैं और वो चीजों का मूल्यांकन बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। और निश्चित रूप से
इसकी पूरी क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व को जाती है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भी विवाद है, या किसी ने भी अभी तक ये नहीं, विवाद चाहत नहीं है, बताई हो पोजिशनिंग अपनी। हो रही है ना ब्रजमोहन भाई। देखिए आप जो कह रहे हैं, नहीं, मैंने फडणवीस परिवार का जिक्र किया, अब मैं अजित पवार आपके अध्यक्ष के परिवार का भी जिक्र कर दूं। छगन भुजबल को छोड़िए, देखिए, सुनेत्रा पवार ने, उनकी धर्मपत्नी ने कल कहा मुख्यमंत्री होने चाहिए अजित पवार, जब जनादेश आ गया। देखिए ना, अगर परिवार के लोगों की या पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के जो नेता होते हैं, निश्चित रूप से वो अपने नेता के प्रति आदर रखते हैं और जो चाहते हैं वो सर्वोच्च आपने अभी पद तक परिपक्वता पहुंचे। का हवाला दिया, पर फिर इसका- तो देखिए परिपक्वता का तकाजा होता है कि परिवार वालों को कहो अभी खामोश रहो, हमारा गठबंधन है, गठबंधन धर्म है, आपस में बैठ के बात कर लेंगे, तब बोलेंगे। मैंने गठबंधन, ये दोनों चीजें साथ साथ होना। नहीं संदीप भाई, मैंने ये कहा कि गठबंधन के जो नेतृत्व है वो बहुत ही परिपक्व है। अब हर एक को तो नहीं रोका जा सकता बोलने से, लेकिन इसका तात्पर्य कभी भी ये नहीं है नहीं, हर एक को नहीं रोका जा सकता, परिवार वालों को तो कहा जा सकता है अभी थोड़ा सा ठीक है, कई बार थोड़ा थांबा। एक माँ की भावना, एक पत्नी की भावना, एक बेटे की भावना, ये होती हैं, और ठीक है, उसका हम लोग सब आदर भी करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने जो आशीर्वाद महायुति को दिया है, ये एक बहुत बड़ा दायित्व, बड़ा आशीर्वाद बीजेपी को दिया है क्या? मतलब दरअसल बनना तो बीजेपी का चाहिए ना, सबसे ज्यादा सीटें, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट भी। आप और एकनाथ शिंदे का लगभग 70%, आपका 69 है, एकनाथ शिंदे का 70, या 89% स्ट्राइक रेट है। ये हमने ग्राफिक्स में 80 गलत लिख दिया है, 89 है दरअसल। देखिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी इस गठबंधन की एक मुख्य पार्टी है, और इसका नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनके ऊपर पूरे देश का विश्वास है। तो ये तो हम लोग भी स्वीकार करते हैं, और मैं सोचता हूँ गठबंधन के तीनों नेता इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये जो आशीर्वाद जनता का मिला है, इस पे मुख्य भूमिका हमारे अरे तो ये तो गठबंधन धर्म की गठबंधन धर्म का तकाजा, मैं ये तकाजा शब्द जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं। गठबंधन धर्म का तकाजा ये नहीं होता कि भाई जो बड़ा है गठबंधन में, आप ही अजित पवार ही कह दें, एकनाथ शिंदे कह दें कि बनिए जी बीजेपी वालों, आप अपना देख लीजिए किसको मुख्यमंत्री बनाना है, यू डिजर्व इट। मैं सोचता हूं कि तकाजे से ज्यादा बड़ा जो है वो जनता के प्रति जो दायित्व है इस गठबंधन का, हम लोग उसके प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। आज आदरणीय अजीत दादा पवार की एक शासकीय निवास पर सारे जितने हमारे प्रत्याशी थे, सारे लोगों को आमंत्रित किया था, वहां खुल के सारे लोगों से बातचीत हुई। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सारे लोग कह रहे थे कि ये जो अब मौका अपने को मिला है, इस मौके पे हम बहुत अच्छे ढंग से एकजुट होकर प्रदेश की सेवा करें। आदरणीय भुजबल साहब ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है, वो चूंकि एक वरिष्ठ नेता है हमारे पार्टी के, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, पर ये पार्टी का फैसला नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर दूं। तो फैसला ले ही नहीं सकते अभी, और भी पर फैसला हर कोई ऐसा चाह रहा है कि हमारा भी शायद नंबर लग जाए, और नंबर तो लगा हुआ है ऑलरेडी। इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उन्हीं की अगुवाई में, उनके चेहरे को बीच में सेंटर में रख के ये चुनाव लड़ा गया और ऐसी जीत हासिल की, तो मुख्यमंत्री क्यों ना बने रहे एकनाथ शिंदे? कृष्णा हेगड़े, नहीं, एक सेकंड में, अब ये कृष्णा हेगड़े से सवाल। संदीप भाई, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अगर 2.5 साल पहले एकनाथ शिंदे जी ने उठाव नहीं किया होता तो गए सरकार भी नहीं बनता। तो उसके बाद उनके नेतृत्व में इलेक्शन भी लड़ा गया, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी, सभी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को साथ में लेके चले। उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत भी हमें हासिल हुई, और सभी उनको मानते हैं। एक किसान पुत्र है, खुद एक मराठा है, तो मुझे लगता है एक शिवसैनिक होने के विश्वास से कि अगर एकनाथ शिंदे जी बने तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन तीनों जो पार्टी है, तीनों पार्टी के लीडर के खुद के प्लस पॉइंट्स है। जैसे मैं एक शिवसैनिक होकर विश्वास करता हूं कि एकनाथ शिंदे बने, वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके नेता जो देवेंद्र जी के साथ काम किए, उनको लगता है कि देवेंद्र जी बने। इसी तरह अजीत दादा के लोगों को लगता है कि अजीत दादा बने। लेकिन तीनों पार्टी के जो नेता है वो बैठ के जो
बीजेपी के हाई नहीं, कमांड है, इसी पार्लियामेंट्री बोर्ड राज्य है, उसके में साथ हमने बैठकर शिवसेना, डिसाइड जब करेंगे। आपकी दो फाड़ नहीं हुई थी कृष्णा, हमने वो देखा, वो 2019 में झगड़ा भी खैर उस बात पर हुआ कि एक फॉर्मूला इजाद तब ये हुआ था कि 2.5 क्या मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस बार 2.5 के लिए आप तैयार रहेंगे? अगर बीजेपी कहती है कि भैया 2.5 आप बन जाइए, बाद में दे देंगे, अभी 2.5 हमारा बने। देखिए, अभी का मैं आपको न्यूज़ देता हूँ, 3 और इंडिपेंडेंट ने हमको ताकत दी है, हमारी संख्या 60 तक गई है। अरे मिनिस्ट्री क्या का 288 के कॉम्बिनेशन भी बातचीत 288 चल अपनी रहे हैं। तरफ कर लेंगे क्या? अब नहीं, 235 ऐसा में भी लग रहा 3 है और मुझे, की ऐसा जरूरत लग पड़ रहा है। गई। नहीं, 3 और आ गए हैं और उद्धव ठाकरे जी के भी लोग आ रहे हैं और अजित दादा के साथ शरद पवार साहब के भी लोग आ रहे हैं, तो संख्या तो और भी बढ़ने वाली है। अभी मुझे लगता है उनके कुम्मा में कोई बचेगा नहीं ज्यादातर। और तीसरी बात यह है कि मिनिस्ट्री का कॉम्बिनेशन भी साथ में करना है। मिनिस्ट्री में कौन कौन नहीं, रहेगा आपने उसकी एक भी एक बातचीत चल रही है। एक अहम लाइन कही कि वो मराठा भी हैं और किसान पुत्र भी हैं। मराठा गैर मराठा, मराठा राजनीति में, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, 18 मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें से 13 मराठा रहे हैं। 2 ही ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन पाए हैं, उनमें देवेंद्र फडणवीस भी हैं। तो आप बिल्कुल, एक और तरह से देवेंद्र जी याद ने भी दिला बहुत रहे हैं अच्छा क्या काम बीजेपी किया। को कि भाई हर जगह है ये नहीं, जाट नॉन जाट, मराठा नॉन मराठा, उस तरह का काम मत करिए। नहीं, देखिए, मराठी मानुष ने दी इस बार वोट, लोकसभा में नहीं दी थी, तब हम हार गए थे। उनको साथ रखना है तो एक नहीं नाथ ऐसे शिंदे को बनाए रखिए मुख्यमंत्री। आप यही कर रहे हैं ना, नहीं ये नहीं याद दिला रहे हैं नहीं बीजेपी नहीं को नहीं कृष्णा हेगड़े। नहीं, वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं, वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। देवेंद्र जी को मैं 15 साल से जानता हूँ, उससे अधिक जानता हूँ। बहुत ही अच्छे लीडर है और गए बार उनके कार्यकाल में मराठा रिजर्वेशन के लिए भी उन्होंने पूरा प्रयास किया है। तो जितना उन्होंने मराठा रिजर्वेशन के लिए प्रयास किया है, मुझे नहीं लगता कोई भी नेता ने किया है। तो देवेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि देवेंद्र जी सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश में वन ऑफ द मोस्ट एक टैलेंटेड नाथ शिंदे लीडर्स उप है और मुख्यमंत्री के उसमें मुझे लिए कोई शक नहीं। उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार हैं? आपकी देखिए पार्टी, आप देखिए लोग अब तैयार हैं कि भाई उप मुख्यमंत्री? ठीक है, पिछली बार बीजेपी ने दरिया दिली दिखाई, इस बार हम दिखा देते हैं। देखिए, सब मैं आपको एक बात कहता हूँ, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात नहीं है। महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना है और मैं आपको विश्वास देता हूँ कि बहुत ही एक ऑनरेबल डिसीजन होगा और अरे सभी जो मंत्री तीनों तो घटक है उद्धव वो ठाकरे की तीनों खुश हो सरकार में भी जाएंगे। थे, एक नाथ शिंदे। खेल तो नहीं नहीं, मैं कह मुख्यमंत्री रहा की हूँ कि कुर्सी का बहुत ही ही है ये। अब मंत्री रह के वहां नहीं काम नहीं, कर बहुत लेते, ही कार्यकर्ता रह नहीं के नहीं, काम कर ऑनरेबली लेते। ये देखिए ना, तो कोई मराठी महाराष्ट्र की जनता इतनी मासूम या नादान है। खेल तो वही है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तभी तो पेच देखिए अटका हुआ है। वो नहीं नहीं, देखिए, वो उद्धव जी का खेल था मुख्यमंत्री का। हमारा खेल मुख्यमंत्री का नहीं है, हमारा खेल जनता का है और इसीलिए जनता ने हमारे पे विश्वास रखा है। तो मैं आपको एक बात विश्वास से कहता हूँ, इसके पहले भी मैंने आपको कहा 180 से ऊपर हमको सीट आएंगे। मैंने ये भी कहा कि हमारी सरकार 2 साल 2.5 साल चलेगी पूरा। अभी मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर बहुत ही एक ऑनरेबल डिसीजन होगा और सभी कब तक हो तीनों घटक जाएगा? जो है। आज तो सब संडे मनाते हुए दिखाई दिया, यकायक नहीं नहीं, आराम फरमाने लगे। कोई संडे नहीं नहीं, कोई संडे नहीं मना रहा है। और अभी मिनिस्ट्री का कॉम्बिनेशन भी तय हो गया है, कितना किसको मिनिस्टर्स है, कौन मिनिस्टर्स रहेंगे। राजा तय दूसरे नहीं जो हुआ, सिपह इंडिपेंडेंट्स है वो सालार हमारे सारे पास तय कर दिए, मुख्यमंत्री तय नहीं सब हुआ, राजा मंत्री राजा पद तय हो गए। संदीप भाई, राजा भी तय हुआ है, मंत्री भी तय हो गया है, कौन कब राजा बनेगा वो भी तय हो मेघा, गया है। आप मैंने टेंशन मत लो। जानबूझकर गठबंधन के तीनों जो नेता हैं उनको पहले रखा। अब जो आपकी ये खबर आ रही है, अब थोड़ा सा खबरों को डिकोड करिए। भाई कल तक हमें बताया जा रहा था 25-26 तक गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, बात खत्म। अब खबर आप दे रही हैं कि अभी तो विधायक दल की बैठक होंगी, दिल्ली में भी बैठक हो सकती है, इन तीनों नेताओं को बुलाया जाए एंड बाय द वीकेंड, यानी कि शुक्रवार शनिवार तक शायद तस्वीर साफ हो। पेच कहां कहां अटके हुए हैं, और सबसे बड़ा पेच क्या है, यही ना, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? तो संदीप जी, आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले देती हूं और फिर आऊंगी कि क्यों पेच फंसा है या आपको लग रहा है कि पेच फंसा है, उस पर सच्चाई क्या है। पहली बात, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मेरी जानकारी और मेरी समझ, संदीप जी, दोनों चीज, मेरी जानकारी भी और मेरी समझ भी,
दोनों के हिसाब से जो नाम सामने है वो देवेंद्र फडणवीस का है। मैं क्यों कह रही हूं आपको ये बात, जानकारी कैसे है, क्यों है, आई एम श्योर वो आप मुझसे नहीं पूछेंगे, ना मुझे फोर्स करेंगे बताने के लिए कि जानकारी कैसे है, मगर जानकारी है। समझ इसलिए संदीप जी कि पहली बार 50 सालों में पहली बार इस तरीके का इतिहास लिखा गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जिस नंबरों के साथ वापस आई है, और खासकर इस बार जिस तरीके के नंबर हैं, ये नंबर अनइमेजिनेबल हैं। ऐसे समझते हैं संदीप जी कि जिनको हम सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट में, महाराष्ट्र के राज्य में नहीं, देश में पॉलिटिकल चाणक्य की तरह जानते हैं, शरद पवार जी, उनको शिकस्त दी गई है लगातार तीसरी बार। और शरद पवार जी ने इस बार बाहर जाकर संदीप जी ये भी कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। एक सिंपैथी फैक्टर थी, और शरद पवार जी की जो पकड़ है यहां की राजनीति के ऊपर, उसके बाद लगातार तीसरी बार उनको मात देना, ये काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। ये छोटी बात नहीं है। 12% का सिर्फ स्ट्राइक रेट रह गया शरद पवार बिल्कुल का। ऐसी गत कभी नहीं हुई उनके पूरे राजनीतिक छोटी करियर बात में। नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं। ये जो हार है वो बहुत बुरी हार है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ये लगता है कि भाई 2019 में हम 105 सीट के साथ आए थे, वी वर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, पर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पीठ में छुरा भोंका गया और हमारे से सरकार खींच ली गई। चलिए, मगर 2022 में जब सरकार वापस आई देवेंद्र फडणवीस की, उस वक्त भी उन्हें प्रधानमंत्री के बोलने पर, अपने शीर्ष नेतृत्व के बोलने पर, उन्हें एक तरीके से, आपने ये कहा सुना है कि कोई चीफ मिनिस्टर जो 5 साल चीफ मिनिस्टरशिप कर और सक्सेसफुल तरीके से किया और महाराष्ट्र जैसे राज्य में किया, वो एक स्टेप पीछे लेते हैं। क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कहा ये करने के लिए, वो पीछे लेकर चुपचाप से बिना कोई रोष दिखाए हुए वो डेप्यूटी सीएम बनते हैं। मगर एक तरीके से रोष पूरे दिखाया सरकार था की जिम्मेदारी यहाँ पर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक सेकंड मेगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रोष दिखाया उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। जो मेरी जानकारी है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं तो उप मुख्यमंत्री बने वो। नहीं, संदीप जी देखिए, जो कैमरे पे नहीं आती हैं जो बातें, उन्होंने कभी भी आज तक एक स्टेटमेंट ये नहीं दिया कि मुझे नहीं बनना था। उन्होंने कहा मुझे पार्टी ने बोला, मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूं, मैं करूंगा। पीछे क्या हुआ, पीछे कौन किस पर गुस्सा दिखा रहा, वो तो बिल्कुल दूसरी चलिए, ये बात ठीक है, पर अब ये बताइए, अगर ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन भी है मेघा, और कुछ जो सोर्सेज होते हैं वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, तो फिर वक्त क्यों लग रहा है? अगर देवेंद्र फडणवीस डन एंड डस्टेड डील है, देखिए तो फिर वीकेंड तक ये अगले 4-5 दिन 6 दिन क्यों स्ट्रेच होता दिख रहा है ये पूरा का पूरा प्रोसेस? जी। तो इसमें मेरे जवाब के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है संदीप जी कि ये जो बातें चल रही थी ना कि 26 तारीख तक ही कार्यकाल है सरकार का और उसके पहले करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगी। मैं आपको सच बताती हूं, अगर थोड़ी ढंग से रिपोर्टिंग की जाए ना, तो ऐसा कभी भी नहीं कहा गया था। यहां सिर्फ इतनी बात थी कि कार्यकाल 26 तक है और उस तक बन जानी चाहिए सरकार, कोई कंपल्शन नहीं थी और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा था। ये बातें चल रही थी मीडिया में, पब्लिक में, कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। अजित पवार ने भी बयान दिया, कल अजित पवार ने भी बयान दिया, पर दरअसल वो विधानसभा स्थापित हो जानी चाहिए, सरकार बनती रहेगी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है कि 26 तक बिल्कुल ऐसी कोई बाध्यता नहीं। और आज इन्होंने आज एक्चुअली संदीप जी गवर्नर ने एक रिटन ओपिनियन भी लिया है एजी से, अटॉर्नी जनरल से लिया भी है, जिसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए गए, महाराष्ट्र के कम से कम 5 या 6 इंस्टेंसेस दिए गए हैं जहां कार्यकाल खत्म हुआ है, उसके बाद कभी 10 दिन, कभी 11 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, गुंजाइश और आशंका मेघा बढ़ जाती है कि अब छगन भुजबल कह रहे हैं अजित पवार को बनना चाहिए। अब सब अपनी ताल ठोकने लगते हैं। द मोर टाइम यू गेट, और ज्यादा चीजें पीछे से कुछ नहीं,
I'll tell you the way I understand it. I'll tell you the way I understand it, संदीप जी, the things that are happening at this moment. मुझे ये लग रहा है, जो मैं समझ रही हूँ, कि इस बार ये लोग बहुत सलीके से कंसल्टेशन करना चाहते हैं। ये कंसल्टेशन को समय देना चाहते हैं। किसको कितनी डिपार्टमेंट्स मिलेंगी, किसको कितनी मिनिस्ट्री मिलेगी, कौन मंत्री बनेगा, कैसी सारी चीजें होंगी। पहली बात है कि ये समय देना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली के नेतृत्व, दिल्ली में भी समय होना चाहिए कि इन तीनों को भी बिठाया जाए। देवेंद्र फडणवीस जी से भी अलग से बात करनी है, यहां सीएलपी मीटिंग भी करनी है। काफी चीजें हो रही हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी भी तरीके की परेशानी से दूर रखना चाहते हैं ये सारे कंसल्टेशंस को। खबरें ये और भी आ चौथी रही चीज, हैं, प्रधानमंत्री की क्या स्केड्यूल है, क्योंकि मेघा, खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी में एक धड़ा है जो नहीं चाहता कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। उसमें मराठा गैर मराठा कार्ड भी प्ले में है, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। ये शरारती सूत्रों की खबरें हैं या क्या है? इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं, संदीप जी, ये देखिए, ऐसी बातें तो पिछले 6 महीने से चल रही। मुझे लगता है 6 महीने में कम से कम 6 बार मैंने ही फडणवीस जी से पूछ लिया होगा कि भाई आप पार्टी प्रेसिडेंट बन रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको 2-3 चीज यहां क्लियर करती हूं कि उनको दिल्ली लाना इस वक्त क्यों पार्टी के बेनिफिट में नहीं है। आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं संदीप जी। मुझे नहीं लगता कि किसी और स्टेट में इतनी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है जितना महाराष्ट्र में है। एक तरफ शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं, खुद के अलायंस हैं, और ऐसे इस स्थिति में देखिए, उनको वो ब्राह्मण है, ये बात तो 10 साल पहले भी आई थी, 5 साल पहले भी आई थी, इस बार भी आ रही। इससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। ये मराठा वाली जो बात है ना, मैं आपको बताऊं, अगर इतना ही प्रॉब्लम था कि मराठा हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो इस बार तो मराठाओं ने एक मुश्त दे दिया है इनको वोट। तो ये मराठाओं ने खुद मोहर लगाई है कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मराठा वाला जो नैरेटिव चलता है, बात का लब्बो-लुबाब मेघा ये है कि इस बार सोच समझकर, आराम से, तसल्ली से मैंडेट ऐसा है तो वक्त लिया जा रहा है। पर राकेश, क्या यही है कहानी, या कहानी में कुछ और पेंच भी हैं आपकी निगाह में? आपने अभी एक प्रश्न किया कि पेच कहाँ फंसा है। आपको पूछना चाहिए कि पेच किसने फंसाया है। अच्छा, चलिए, किसने फंसाया है? नहीं, अब देखिए, अब शुरू से देखिए आप। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में छत्रपों को लगातार छांटा गया है। वसुंधरा जी, रमन जी, शिवराज जी, और अब योगी आदित्यनाथ जी। इसके पहले 2022 में देवेंद्र जी। क्या देवेंद्र जी उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे? ऐसी कौन सी विपत्ति थी कि दरिया दिली दिखाने की जगह पे दर्द दिल दिया गया? हाँ, जैसे एकनाथ शिंदे नहीं तो वापस भाग जाते, जैसे भाग भी, सूरत होते हुए, गुवाहाटी होते हुए, अच्छा, मुंबई आए, मुंबई से वापस गुवाहाटी हम कहते एकनाथ शिंदे जी भाग भी जाते तो क्या करते? हाँ। भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष में थी ना, मजबूती के साथ थी, 105 विधायकों के साथ थी। तो दरिया दिली, दर्द दिल दिया गया देवेंद्र जी को। फिर महेश जी ने अभी कहा कि जब उनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी उनको नहीं पता था, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो भी उनको नहीं पता था। इस बार उनसे उप मुख्यमंत्री पद लिया जाएगा तो भी उनको पता नहीं होगा, और यदि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो भी उनको पता नहीं होगा। तो सवाल ये है कि पेच फंसा नहीं है, पेच कहीं ना कहीं फंसाया गया है। अच्छा, और इसमें इन चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ दरअसल मजबूत होकर आए हैं, तो दो मजबूत छत्रप नहीं चाहेगा, एक धड़ा बीजेपी में। क्या आप ये कह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में इतना सामर्थ्य है कि वो पेच फंसा ले? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको सारी स्थितियां स्पष्ट हैं, बिल्कुल किताब के पन्नों की तरह खुला हुआ है कि एकनाथ शिंदे अलग हो जाएंगे तो कुछ सेहत पे फर्क नहीं पड़ना है, अजीत पवार भी अलग हो जाएंगे तो ना महाराष्ट्र में फर्क पड़ेगा ना केंद्र में फर्क पड़ेगा, दोनों जगह नहीं पड़ेगा। हम लोग भले गिनती करके यहाँ पर संतोष भगत हैं हमारे दर्शक, सुपौल वासी हैं बिहार में। वो कह रहे हैं मोदी जी एक तीर से कई निशाने साधेंगे, इसीलिए शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि शीतकालीन सत्र में कई बिल पास कराने और सहयोगियों को संदेश देना भी है। मैं इस बात को लेकर इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि शीतकालीन सत्र को लेकर ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने कई बिल, सहयोगियों को एक सकारात्मक संदेश जाएगा। कई बिल पारित को मुख्यमंत्री बनाए रखें तो क्या उसका एक बड़ा प्लस ये होगा? कई बिल पास करा चुके हैं, बहुमत नहीं होने के बाद भी राज्यसभा में वो बिल पारित हुए। हाँ, इसका एक कारण जरूर हो सकता है, जो मेरा अपना मत है, कि यदि एकनाथ शिंदे जी को लगातार
फिर से मौका दिया जाता है तो आने वाले 6 महीने में, जैसा आपने कहा कि मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जगहों पर स्थानीय निकाय के चुनाव होना है, और उस स्थानीय निकाय के चुनाव में जो पैटर्न रहा है माननीय मोदी जी और माननीय शाह जी का, तो इसके तहत जिस तरह विधानसभा में इनको शिंदे जी, उद्धव जी और कांग्रेस को निपटाया गया, उसी तरह से वो चाहेंगे कि स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को साफ कर दिया उद्धव ठाकरे का बड़ा अस्तित्व, उनकी राजनीतिक जो जमीन वो तो बीएमसी है, वहां से वो ताकत। और मुंबई में एक नाथ शिंदे काफी मजबूत है। हाँ। यानी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे दोनों मिलके यदि वहां पे बृहन मुंबई में चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगी, और बाकी महाराष्ट्र में कांग्रेस का पूरा सफाया हो जाएगा। ये एक रणनीति हो सकती है एक नाथ शिंदे जी को ले जाने के लिए और देवेंद्र फडणवीस को किनारे करने के लिए। या जो मेघा कह रही हैं कि भाई वो क्या ऐसी आफत क्या है, तसल्ली से काम करेंगे, इतना बड़ा मैंडेट है, सारे कहां कहां पर किसको क्या मंत्रालय दिया जाए, इसलिए वक्त लग रहा है, अदरवाइज डन एंड डस्टेड डील है। देवेंद्र फडणवीस देखिए 2.5 साल पहले तय हुआ 2 उप मुख्यमंत्री 1 मुख्यमंत्री, इसके अलावा सारे मंत्री सारे लोगों का विभाग तय हो गया। 2.5 साल के बाद फिर आपको उतना ही बहुमत मिला हुआ, उससे ज़्यादा बहुमत मिला है। तो जिनके पास जो मंत्रालय, वो मंत्रालय बदलना नहीं है, सिर्फ बदलेगा तो 2 लोगों की भूमिका बदलेगी, एक डिप्टी सीएम बन जाएगा, एक सीएम बन जाएगा, इतना ही ना बदलेगी। तो उसके लिए इतनी कसरत करने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अजीत पवार ये मान के चल रहे हैं कि मुझे सीएम नहीं बनना। वो इसी बात पे खुश होंगे कम से कम इस चुनाव में हमारी उप मुख्यमंत्री कुर्सी तो सुरक्षित है, तो उनकी सीट तो आरक्षित है। अब जो अनारक्षित है वो 2 सीट है, एक उप मुख्यमंत्री की, एक मुख्यमंत्री की। अब एक खबर हम फिर से ब्रेक कर रहे हैं, बड़े नेता दिल्ली आ सकते हैं, आज ही आ सकते हैं। बड़े नेता क्या, ये तीनों नेताओं को तीनों दिल्ली नेता, बुलाया गया हाँ। है, और तीनों नेताओं को दिल्ली में बुला के बातचीत की जानी है। तो यदि सब कुछ तय है तो फिर बातचीत क्यों की जानी है? एक नाथ जी को तो बोल देना चाहिए कि दरिया दिल्ली हम उस बार दिखाए थे, इस बार आप दरिया दिल्ली दिखा दीजिए, और मुझे नहीं लगता कि एक नाथ उसके लिए मना करेंगे, क्योंकि आपके पास 57 सीटें हैं, इनके पास 132 सीटें हैं, तो दरिया दिल्ली का तो अपने आप व्यवस्था हो जाती है। उसके लिए दिल्ली में बैठक करने का की क्या जरूरत है, एक बड़ा प्रश्न है ये। इसका मतलब ये है कि मैं आपके प्रश्न को अलग करता हूं कि पेच कहाँ फंसी है की जगह पे पेच क्या फंसाई जा रही है। पेच फंसाई जा रही है क्या, आप इसे किस तरह से देखेंगे? या ये कोरी कयासबाजी है और पत्रकारों की हमारी आदत होती है कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेच ढूंढते रहते हैं और फंसाते भी रहते हैं मेगा? सॉरी संदीप जी, दोबारा सवाल करें। मैं जो राकेश कह रहे हैं कि सवाल यहाँ पे यह है कि पेच फंसा कौन रहा है, इसका जवाब ढूंढना चाहिए। अब ये हमारी आदत है, फितरत है, हम पत्रकार हैं, हम खुद ही पेच फंसाते रहते हैं, या पेच दरअसल कहीं अटक रहा है, फंस रहा है? नहीं संदीप जी, मुझे नहीं लगता है कि पेच कहीं फंस रही है, क्योंकि इतना बड़ा जनादेश मिला है ना, बहुत आराम से काम करना चाहते हैं, इन्हें किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी नहीं है। और मैं आपको ये भी कह रही हूँ कि ये इन्होंने जिस तरीके से प्लानिंग मुझे समझ में आ रही है, एक बहुत बड़े स्तर पे स्वेरिंग इन करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री जी शायद आएंगे स्वेरिंग इन के लिए, तो बड़ी जगह ढूंढी जा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें समय लगेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि पेच फंसाया किसने है, मैं इस बात पर मुझे लगता नहीं कि ये सही लैंग्वेज है, क्योंकि ये सही इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये सही है नहीं, पेच फंसी हुई लगती नहीं है। लेकिन देखिए, कोalition धर्मा है, और महत्वाकांक्षा किसकी नहीं होती है संदीप जी? महत्वाकांक्षा हर किसी की होती है, हर किसी को आपको साथ में लेके चलना है। बीजेपी में भी आगे 2027 2029 की लड़ाई के लिए भी पोजीशनिंग हो रही है। अब योगी आदित्यनाथ भी मजबूत होकर उभरे हैं इन नतीजों के बाद, और उत्तर प्रदेश में भी 9 में से 7 सीटें जीत गए। उनके बटेंगे तो कटेंगे के नारे की जगह बहुत से लोग, अरे सुन तो लीजिए पूरी बात, मेरा सवाल तो सुन लीजिए मेगा। एक हैं तो सेफ हैं का नारे पर ज्यादा तरजीह तवज्जो दी जा रही है, पत्रकार भी भूल गए बटेंगे तो कटेंगे, वो पूरे 1.5 महीने ये नारा गूंजता रहा। अब एक है तो सेफ है पर ही सबका फोकस हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, धाराएं तो 2-2 चल रही हैं समानांतर। बिल्कुल, धाराएं 2-2 चल रही हैं समानांतर, और ये मुझे नहीं लगता है कि ये पहली बार इस स्थिति में, क्योंकि अभी ऐसी जीत हासिल हुई है इसलिए आप ये सारी बातें सुन रही हैं। वैसे इंटरनली कौन किसके पीछे लगा है, ये सारी बातें चलती ही रहती हैं। लेकिन मैं आपको अभी की स्थिति बताती हूँ संदीप जी। यहाँ पर कोई भी इंटरनल पार्टी स्ट्राइफ ना तो उसकी खबर है, और आप अगर
ये कयास लगाना चाहते हैं तो ये कयास जहां तक मैं तो मतलब समझती हूँ, सब मेरी समझ है, चंगासी, ये कयास सब अभी गलत है। ये सब इसके ऑल इज वेल, सब चंगासी एंड ऑल इज वेल। तो कल आपके एक और सहयोगी भी आए थे कि अरे इनसे पूछिए, बीजेपी को सबसे बड़ा बहुमत मिला है तो बीजेपी के ही बनने चाहिए। आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस सवाल को किस तरह से देख रहे हैं? इसमें पेंच अटके हुए हैं या इनको तय करने दीजिए, जो जिसे बनाएंगे मुख्यमंत्री बन जाएगा? दीपक, देखिए इसके कई सारे जवाब हैं, लेकिन जो पहला जवाब है कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, लूट की तैयारी पूरी हो रही है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन क्या बनेगा, तो लूटने की महाराष्ट्र को। और हम एज कर्नाटक में आप वक्त लगाते हैं तो आप लूटने की तैयारी कर रहे थे भाजपा, या सुक्खू और वहां पर वीरभद्र के परिवार में जो दिक्कतें चल रही थी जब आपको हिमाचल में जनादेश मिला, ये तो इतना वक्त तो लगता है, भाई कल ही तो आए या नतीजे। उस पर मैंने जवाब दिया नहीं अभी। मैंने कहा राजस्थान में इन्होंने भी 15 दिन के आसपास लगभग लगाए थे, आपको याद होगा। तो देखिए पर्ची वाला सीएम तो यहाँ पे बना नहीं सकते कि जाएंगे पॉकेट से पर्ची निकालेंगे, दिल्ली का आदेश होगा, तो वो तो चलने वाला नहीं रहा। दूसरी बात, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इस राजनीति को, अमित शाह नहीं चाहेंगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति बने जो कि ताकतवर हो और उनको भविष्य में 2029 की बात कर रहे हैं जब हम, उनको चैलेंज कर सके। अभी एक से ही नहीं निपट पा रहे हैं वो, उनको पसीने छुड़ा दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। हाँ बस वही समझ लीजिए आप, समझ काफी मैं जानना चाह रहा हूं, मैं समझ नहीं पाता ना बातें बहुत सर, सारी। आप बहुत समझदार हैं और आप जो बोलते हैं देश समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये तो आपस में एक ही नहीं रह पा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, तो आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं। तो आपकी पूरी एक 40 मिनट की डिबेट से तो बिल्कुल निष्कर्ष आता है कि आपस में ही बट रहे हैं, लट्ठम लट्ठ हो रही है। योगी जी एक लट्ठ लेके वहां यूपी में खड़े हैं, कल बिल्कुल जमीन दोज कर दिया, जो अभी आपका गुब्बारा भरा हुआ था सारी तो हवा निकाल दी। आप अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाएंगे, पहली बार हो रहा है 1967 के बाद महाराष्ट्र में। संदीप जी, दो अलग मुद्दे हैं। मैं हारा, मेरी पार्टी हारी, मैं उसको स्वीकार करता हूं और जनता को नमन करता हूं कि हमको हार मिली है, कोई बात नहीं, हम उन जनता को, देवरूपी जनता को, जनार्दन को प्रणाम करते हैं। लेकिन दूसरी बात आती है कि हम प्रणाम कर रहे हैं, आप तो रमेश चन्नीथल्ला कह रहे हैं हम तो स्वीकारते ही नहीं है ये जनादेश। स्वीकार, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना वो अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन प्रथम दृष्टया तो हम हार रहे हैं तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री के हालात, महाराष्ट्र को आप कितने समय तक अनाथ बना रखेंगे। भाजपा के अंदर क्या हो गया है, कल आया है नतीजा, अनाथ बता दिया अब आपने। कार्यवाहक मुख्यमंत्री है ना एकनाथ शिंदे। सुनिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरा या पाए बोरा। तो भाजपा के अंदर वो ताकत ऐसी आ गई है। ये तो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी पे भी ये नियम लागू होता है कि 99 सीट पाने के बाद तो राहुल गांधी भी बौरा गए थे और कांग्रेस, दीपक जी एक सेकंड, और कांग्रेस ने ये कहना शुरू कर दिया था कि देश का दलित, मुसलमान और आदिवासी राहुल गांधी को स्वीकार कर चुका है। देखिए, मैं आपको पूरे सम्मान के साथ जवाब देना चाहूंगा कि आज इस देश में हालात क्या रहे हैं। भाजपा के महेश वर्मा जी ने कहा ये देवेंद्र फडणवीस की जीत है, नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने क्रेडिट देना ही भूल गए, अमित शाह जी का तो नाम भी किसी तीनों सदस्यों ने, उनके पार्टी के और सहयोगियों ने लिया ही नहीं। तो बात यह कि जब देवेंद्र फडणवीस की जीत है तो फिर तो देवेंद्र फडणवीस जी आगे छठ से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन जब कहते हैं मराठा छत्रप की बात है, शिव सैनिकों की बात है, हिंदुत्व की बात है, तो फिर कि भैया आपका हिंदुत्व कहां जाएगा? हिंदुत्व वाले आपस में लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के रखवाले। एक आखिरी सवाल महेश वर्मा से और पूछ लेते हैं। महेश वर्मा, अब ये बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, ये नारे आपने दिए थे, आप क्यों इसमें बट रहे हैं? एक है सेफ है, आप तो एक है सेफ है, सेफ ही नहीं, आपने तो इतिहास रच दिया है वहां पर, तो जल्दी से बताइए। ये अलग, अब दिल्ली में भी मुलाकात हो रही है, मुंबई में अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं। मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा, मैं फिर से कह रहा हूं और आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले हमारे जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनको आईना दिखाना बड़ा जरूरी है। आप हमसे चट मंगनी और पट ब्याह की तो आपने सवाल दाग दिया, लेकिन जरा झारखंड के बारे में पूछिए जहां पे इन्होंने अभी तक उसको ब्लैकमेल शुरू किया। एक आदमी बोले प्लीज। हाँ महेश बोलिए। एक वो 33 पे जाके अटके हुए हैं और 15 इनके पास है। जब तक ये अपना लिख के देंगे नहीं तब तक वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। तो इनका कभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं। ये उमर अब्दुल्ला को भी यही करते कराते इन्होंने 10 दिन लगाए थे चिट्ठी देने में। तो आप छोड़ दीजिए कि आप किस तरह के लोग हैं और आपकी क्या अरे तो राजनीतिक स्थिति तो एक हैं, निर्माण कर।
एक है अब तो आ जाइए, सेफ है, आप- तो हम- ये हम बता एक दीजिए हैं, मुख्यमंत्री का नाम। लेकिन उसी बात पे आता हूं। देखिए एक चीज संदीप भाई आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि टेक्निकली अगर महाराष्ट्र में देखा जाए, अभी जैसे मेधा जी ने एक बात कही, उस पे आपने शायद गौर किया या नहीं किया, राकेश जी ने भी उस चीज को कहीं पॉइंट आउट नहीं किया, डिकोडिंग उन्होंने अच्छे से करी कि उप राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल से इसमें राय ली है, हाँ, क्योंकि हाँ। एसआर बोमई का जो कोर्ट का आदेश है उसके तहत कोई भी सबसे बड़ी जो पार्टी होती है, क्योंकि यहाँ जो है अगर देखा जाए टेक्निकली तो हंग असेंबली है, त्रिशंकु विधानसभा की नहीं नहीं स्थिति नहीं, है, आप ये एसआर अलग बुम्बई बात का है। गलत विश्लेषण कर रहे हैं। और अभी क्यों नहीं वी आर रनिंग आउट ऑफ आपको टाइम। वो बता रहा तीन हूं विकल्प, ना, अरे छोड़िए ना महेश भाई, वो मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा हुआ है, 3 ट्रिपल विकल्प है अलायंस यहाँ। में मैं सुन लीजिए, सिर्फ मुझे रखिए स्पष्ट है। पीसीआर स्क्रीन पर। महेश भाई, आप हमेशा जब कार्यक्रम खत्म होने वाला होता है, आप कोई चीज ऐसी उठा के लाते हैं और उसमें आप घुमाते रहते हैं। एसआर बुम्बई में सीधा है, या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यहां पर कोएलिशन था, कोएलिशन को 235 सीटें मिली हुई हैं तो उनका हक है। तो ये पेंच पूछ की आप बात मत कीजिए। जो एजी से सलाह अटॉर्नी जनरल से ली गई है वो ये कि क्या सरकार 26 नवंबर तक बनाना कानूनी बाध्यता है। उन्होंने कहा नहीं है, विधानसभा स्थापित हो जानी चाहिए, उसके बाद सरकार बनती रहेगी। पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अभी इसको लेकर सवाल लगातार बना हुआ है। कयासबाजी है या कुछ तथ्य है, इनमें आने वाले घंटे और दिन इसकी तस्दीक कर देंगे। आज सीधा सवाल में बस इतना ही।